Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello everyone, how are you? I think you will be fine. I am Neelam and I welcome to all of you to our study channel Kautilya Study Zone. आज हम अपना 7 चैप्टर का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसके अंदर हम अपना फर्स्ट फंडामेंटल राइट जो है उसको डिस्कस करेंगे, जो कि राइट टू इक्वेलिटी। तो देखिए, राइट टू इक्वेलिटी के बारे में हमें पता है कि यहाँ पर जो हमारे आर्टिकल हैं वो 14 से लेकर 18 तक कवर होते हैं। जो राइट टू इक्वेलिटी के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, जिसके अंदर हमारे जो आर्टिकल हैं वो 14 से लेकर 18 तक कवर होते हैं। तो देखिए, अब हम आर्टिकल वाइज कि हर एक आर्टिकल के अंदर किस तरीके से जो है कौन कौन से हमारे राइट्स इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं और उनके अंदर क्या क्या एक्सप्लेनेशन दी गई हैं, तो वो हम इसके अंदर देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 14 के बारे में। तो देखिए, आर्टिकल 14 बात करता है इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। यहाँ पर टू टर्म्स को डिस्कस किया गया है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो देखिए, यहाँ पर बात की गई है कि स्टेट जो है किसी के साथ भी किसी तरीके का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। यहाँ पर हर एक पर्सन को जो है इक्वलिटी बिफोर लॉ प्रोवाइड की जाएगी और इसके साथ साथ इक्वल प्रोटेक्शन दी जाएगी लॉ के अंडर। अगर कोई भी उनके साथ मिसबिहेव होता है या कोई भी क्राइम उनके साथ होता है, तो वहाँ पर जो है लॉ उनकी प्रोटेक्शन में आता है और उनको इक्वली प्रोटेक्ट करेगा, सभी पर्सन को इक्वली प्रोटेक्ट करेगा। तो देखिए, ये जो राइट है वो हमारा सिटीजन के लिए भी अवेलेबल है और साथ साथ ये हमारा फॉरेनर्स के लिए भी अवेलेबल है। अगर हम बात करें कि पर्सन के अंदर किस किस को इंक्लूड किया जाता है, तो देखिए, यहाँ पर कोई भी इंडिविजुअल जो पर्सन है उसको भी यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा और इसके साथ साथ यहाँ पर लीगल पर्सन जो हैं, जैसे कि स्टैच्यूटरी कॉरपोरेशन है, कंपनीज हैं, रजिस्टर्ड सोसाइटीज़ हैं और अदर कोई भी लीगल ऐसा पर्सन है, तो उसको भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा और उनके साथ भी जो है इक्वलिटी का बिहेव यहाँ पर किया जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर दो जो है कंसेप्ट दिए गए हैं, एक तो है इक्वलिटी बिफोर लॉ और सेकंड है हमारा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो देखिए, लॉ के सामने जो इक्वलिटी है, इसका ये जो कंसेप्ट है वो ब्रिटिश ओरिजिन से आया है। मतलब यहाँ पर इसका ओरिजिन जो है वो ब्रिटिश से आया है। लेकिन अगर हम बात करें इक्वल प्रोटेक्शन देने की, यानी लॉ के द्वारा सबको इक्वल प्रोटेक्शन दी जाती है, तो ये कंसेप्ट आया है हमारा अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। अगर हम फर्स्ट कंसेप्ट की बात करें तो देखिए, इसके अंदर क्या क्या चीज़ इंक्लूड की जाती हैं। फर्स्ट कंसेप्ट के अंदर इंक्लूड किया जाता है कि यहाँ पर अब्सेंस होगा एनी स्पेशल प्रिविलेजेस, यानी किसी भी पर्सन को कोई स्पेशल प्रिविलेजेस यहाँ पर नहीं दिया जाएगा, चाहे वो मुकेश अंबानी है या फिर कोई भी रिच पर्सन आप यहाँ पर लगा सकते हैं। कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, रतन टाटा है, मुकेश अंबानी है, और या कोई भी जो है अब आप मान सकते हैं कि आम जो लोग हैं, अगर उनके लिए बात करें तो अगर उन्होंने जो है सेम तरह का अगर क्राइम किया है और अगर उन्होंने जो है उनके साथ सेम तरीके का क्राइम उनके साथ हुआ है, तो वहाँ पर जो है लॉ की दृष्टि में उन दोनों को समान तरीके से समझा जाएगा और उनके लिए वही स्टेप लिए जाएंगे। दोनों के लिए सेम टाइप के जो है वहाँ पर स्टेप्स लिए जाएंगे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर जो है स्पेशल प्रिविलेजेस की अब्सेंस होती है, यानी अगर हम बात करें कोई रिच पर्सन है या कोई एमएलए है, तो देखिए, अगर वोट डालना है, अपना कोई भी वोट देना है, कोई भी रिच पर्सन है उसको अपना वोट डालना है, तो वहाँ पर देखिए उसको भी सेम लाइन के अंदर खड़ा होना होता है जिसके अंदर कोई भी पुअर पर्सन खड़ा होता है। तो यहाँ पर जो है कोई भी स्पेशल प्रिविलेजेस वहाँ पर नहीं दिया जाएगा। अगर किसी ने क्राइम किया है उसको जो है जेल के अंदर रखना है, प्रिजन के अंदर रखना है, तो वहाँ पर भी जो है सेम तरीके का ट्रीटमेंट वहाँ पर किया जाएगा, चाहे वो रिच पर्सन है या कोई पुअर पर्सन है। लेकिन इस चीज़ का ये जो है आप आजकल सोसाइटी के अंदर जो देख रहे हैं, तो देखिए वो जो है करप्शन हम डेली लाइफ में अपना देखते हैं, लेकिन उसको इसके साथ लिंक नहीं कर सकते हम। तो करप्शन तो हमारी डेली लाइफ में होते ही रहते हैं कि वहाँ पर जो हम जो स्पेशल लोग हैं उनके साथ, जो फेमस पर्सन है उनके साथ अलग तरीके का ट्रीटमेंट कई बार हम होते देखते हैं। लेकिन यहाँ पर हम उनके बारे में बात नहीं करेंगे। यहाँ पर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट्स देता है उनके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो देखिए, अगला जो है सेकंड फीचर इसके अंदर आती है। तो देखिए, सेकंड के अंदर बताया गया है कि जो लॉ है वो सबको इक्वली प्रोटेक्ट करता है, यानी सारे के सारे जो पर्सन हैं उस लॉ के अंडर आते हैं और सभी के ऊपर जो है उस लॉ को अप्लाई किया जाता है। आगे बात करते हैं कि कोई भी पर्सन जो है वो लॉ से ऊपर नहीं है, चाहे कोई रिच पर्सन है, पुअर है, या किसी हाई स्टेटस का है या लो स्टेटस का है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ऑफिशियल, नॉन ऑफिशियल, कोई भी है, हर एक पर्सन जो है वो लॉ से नीचे है, उससे ऊपर नहीं है।
अगर हम सेकंड कंसेप्ट की बात करें जो कि अमेरिकन ओरिजिन से आया है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, तो देखिए उसके अंडर अगर हम बात करें इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस, अगर इक्वल सर्कमस्टांसेस के अंदर कोई पर्सन है तो वहाँ पर जो है इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट होगी, जैसे मैन और वीमेन है। तो देखिए अगर वो सेम तरीके के काम कर रहे हैं और सेम ही जो सर्कमस्टांसेस हैं उनके अंदर काम कर रहे हैं, तो ये देखा जाता है कि वीमेन को कम सैलरी जो है वो दी जाती है, जबकि मैन को जो है वो ज़्यादा सैलरी दी जाती है। तो यहाँ पर जो है इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, यानी वहाँ पर जो है इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट होगा, आप दोनों को इक्वली ट्रीट करेंगे। आगे बात करते हैं सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ सेम लॉ टू ऑल पर्सन हु आर सिमिलरली सिचुएटेड। अगर मान लिया कोई काफ़ी सारे व्यक्ति हैं जो स्लम एरिया के अंदर रहते हैं, अगर आप उनके लिए कानून पास करते हैं तो वो सबके ऊपर जो है इक्वली उसमें मतलब इक्वली सेंस में जो है उसको लागू किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर से कुछ लोगों के ऊपर आप जो है उसको लागू करते हैं और बाकी के साथ आप डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, तो ऐसा यहाँ पर नहीं चलेगा। अगर हम थर्ड फीचर की बात करें कि लाइक जो है लाइक पर्सन शुड बी ट्रीटेड लाइक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। मान लिया किसी भी रिलीजन से कोई भी पर्सन बिलोंग करता है, किसी भी कास्ट का है, किसी भी रेस का है, ऐसा नहीं है कि आप उसके साथ जो है अलग तरीके से व्यवहार करेंगे और दूसरे रिलीजन के साथ आप अलग तरीके से व्यवहार करेंगे। तो यहाँ पर जो लाइक पीपल हैं उन सब के साथ जो है एक तरीके का व्यवहार किया जाएगा, ना कि उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा। आप देखिए दोनों कंसेप्ट के बारे में अगर हम बात करें तो जो हमारा फर्स्ट कंसेप्ट था इक्वलिटी बिफोर लॉ, तो वो जो है एक नेगेटिव कंसेप्ट है, लेकिन अगर हम सेकंड की बात करें तो ये हमारा जो है पॉजिटिव कंसेप्ट है। अब हम बात करते हैं, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपनी कुछ एक जजमेंट्स में काफ़ी क्लियरली ये बोला है कि अगर आप इक्वल और अनइक्वल को डिफरेंटली ट्रीट करते हैं, जैसे कुछ पुअर पीपल के लिए आप काफ़ी सारी जो स्कीम्स हैं वो लागू करते हैं और रिच पर्सन के लिए वो नहीं करते हैं, तो वहाँ पर देखिए अगर उनको इस तरीके से डिफरेंटली अगर आप ट्रीट करते हैं तो यहाँ पर जो है आर्टिकल 14 अप्लाई नहीं होगा। आर्टिकल 14 का मतलब ये है कि आप जो है चाहे वो पुअर पीपल है या रिच है, तो आप उन सब के लिए जो है इक्वली सोचेंगे। इसके अंदर ये नहीं देखेंगे पुअर जो है वो ज़्यादा मार्जिनलाइज है इसलिए आपको उसके वेलफेयर के लिए ज़्यादा काम करना है, या रिच के लिए आप इतना ज़्यादा काम नहीं करेंगे। तो यहाँ पर 14 जो आर्टिकल है वो सब के लिए यूनिवर्सली सबके लिए लागू होता है। तो यहाँ पर जो है इक्वल और अनइक्वल को आप डिफरेंटली ट्रीट नहीं कर सकते। लेकिन जो आर्टिकल 14 है वो क्लास लेजिस्लेशन को फॉरबिड करता है, मतलब यानी आप कोई भी क्लास एक क्लास के बेस पर यानी पुअर लोगों के लिए आपने जो है अलग से जो है कानून बना दिया, तो उसको क्या करता है ये फॉरबिड करता है, मतलब मना करता है कि इस तरीके की जो क्लासिफिकेशन है वो नहीं की जाएगी। लेकिन फिर भी कुछ रीजनेबल क्लासिफिकेशन के लिए ये जो है परमिट करता है कि कुछ पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, ये क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन आप करेंगे ये आर्बिट्रेरी, आर्टिफिशियल और इवेसिव नहीं होनी चाहिए, ये इंटेलिजेंटली और डिफरेंशियल और सब्सटेंशियल डिस्टिंक्शन होनी चाहिए। जैसे कि आप क्लासिफिकेशन कर देते हैं चिल्ड्रन की एडल्ट से, जो एडल्ट होते हैं और चिल्ड्रन की आप क्या कर देते हैं क्लासिफिकेशन कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर चिल्ड्रन के लिए आप अलग से लॉ पास कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर जो है आप इनके साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो देखिए चिल्ड्रन जो है हमें पता है कि ये हमारे जो है कई बार काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम फेस करते हैं, काफ़ी जो है मार्जिनलाइजेशन भी इनका होता है, मार्जिनलाइज सेक्शन के अंदर ये आते हैं। ऐसे ही वीमेन के अंदर भी काफ़ी सारी जो वीमेन है उनके साथ जो है काफ़ी सारे अलग बुरे तरीके का ट्रीटमेंट होता है, तो वहाँ पर जो है उनको मेन से डिफरेंट करके तो वीमेन के लिए भी अलग से कानून वहाँ पर बनाए जा सकते हैं। तो इस तरीके के क्लासिफिकेशन जो है वो आर्टिकल 14 के अंदर अलाउ किए जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं रूल ऑफ लॉ के बारे में। देखिए रूल ऑफ लॉ, तो रूल ऑफ लॉ का जो कंसेप्ट है ये ब्रिटिश ओरिजिन का ही है और ये जो है प्रोपाउंड किया गया था एवी डाइसी के द्वारा, जो कि एक ब्रिटिश जूरिस्ट थे, इनके द्वारा इसको प्रोपाउंड किया गया था। तो देखिए इसके अंदर 3 एलिमेंट्स आते हैं कि यहाँ पर जो है रूल ऑफ लॉ के अंदर क्या होगा कि कोई भी आर्बिट्रेरी पावर यहाँ पर नहीं होगी। आर्बिट्रेरी पावर मतलब कोई भी जो गवर्नमेंट है अपनी खुद की पावर वहाँ पर नहीं चलाएगी, यहाँ पर जो लॉ है उसको फॉलो किया जाएगा, उसका रूल चलेगा, ना कि कोई भी जो है अपनी पावर का मिसयूज़ करके आपका जो राइट्स वगैरह हैं उनको वॉयलेट करेगा। तो ऐसा नहीं होगा, यानी यहाँ पर जो है किसी भी तरीके की आर्बिट्रेरी पावर नहीं होगी। आपको पनिश तभी किया जा सकता है जबकि आप किसी कानून को तोड़ते हैं।
अगर आपने कोई भी कानून नहीं तोड़ा है, कोई भी गलत काम नहीं किया है, तो आपको पनिश नहीं किया जा सकता। यानी यहाँ पर जो है आर्बिट्रेरी पावर का यूज़ नहीं होगा कि आपने कोई कानून नहीं तोड़ा, उसके बाद भी फिर भी आपको कोई पनिशमेंट दी जाती है, तो वो एक तरीके से आर्बिट्रेरी पावर हो जाती है। तो इस रूल ऑफ लॉ का मतलब यही है कि यहाँ पर अगर आपने कोई भी क्राइम नहीं किया है, तो वहाँ पर जो है आपको कोई भी पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। आगे सेकंड के अंदर आता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी जो अभी हम कर चुके हैं, जो कि हमारा ब्रिटिश ओरिजिन का है। तो देखिए इक्वलिटी बिफोर लॉ मतलब लॉ जो है सबको इक्वली ट्रीट करेगा, चाहे वो रिच है, पुअर है, हाई है, लो है, और इसके साथ ऑफिशियल, नॉन ऑफिशियल, सबके ऊपर जो है इक्वली लॉ को जो है लागू किया जाएगा। अगर थर्ड फीचर की बात करें तो देखिए इसमें जो है इंडिविजुअल के राइट को प्राइमेसी दी गई है, यानी इंडिविजुअल के राइट जो हैं वो सर्वोपरि है। इनका मानना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो राइट्स का ही रिजल्ट है, मतलब लोगों के जो राइट्स हैं उन्हीं से जो है कॉन्स्टिट्यूशन निकल कर आया है। लेकिन एक दूसरा जो अगर इसका पहलू देखा जाए तो उसके अंदर देखा गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सोर्स ऑफ राइट्स है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन से है क्या मिले हैं, लोगों को राइट्स मिले हैं। तो देखिए ये दो अलग अलग टर्म है। अगर हम बात करें इंडियन सिस्टम के कंटेक्स्ट में, तो देखिए इंडिया के अंदर फर्स्ट दो एलिमेंट जो हैं वो लागू होते हैं, लेकिन थर्ड वन जो है वो लागू नहीं होता, क्योंकि इंडिया के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सोर्स ऑफ इंडिविजुअल राइट है, यानी हमारे जो राइट्स है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन से निकल कर आते हैं, ना कि हमारे राइट्स की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन बना है। तो इस चीज़ का आप जो है बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि ये जो है दो स्टेटमेंट के रूप में आपको कंफ्यूज किया जा सकता है, यूपीएससी में भी क्वेश्चन आ सकता है कि हमारी कंट्री के अंदर कौन सा सिस्टम फॉलो होता है। तो देखिए हमारी कंट्री के अंदर जो है कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे राइट निकल कर आते हैं, ना कि राइट्स से मिलकर हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। तो इस चीज़ का हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो है रूल ऑफ लॉ के बारे में एक जो है जजमेंट पास की थी, तो उसके अंदर इन्होंने कहा था कि जो रूल ऑफ लॉ है वो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का, यानी बेसिक जो फीचर हैं कॉन्स्टिट्यूशन की उसका पार्ट है, और इसको जो है अमेंडमेंट के द्वारा डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, यानी पार्लियामेंट जो है इसको अमेंडमेंट के द्वारा जो है इसको हटा नहीं सकती, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। देखिए बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जिन मेन जो की एलिमेंट्स हैं ना उनके से मिलकर बना होता है। तो जो वो की एलिमेंट्स होते हैं जिससे जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर डिफाइन होता है, तो देखिए वही हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को बनाते हैं। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी की बात की है, जस्टिस की बात की है, इंडिविजुअल की डिग्निटी की बात की है, यूनिटी ऑफ जो हमारी कंट्री है उसकी बात की है, तो इसी तरीके से रूल ऑफ लॉ की बात की है। तो हमारा जो इंडिया जो कंट्री है, तो देखिए वो सोवरेन है, रिपब्लिक है, तो इस तरीके के जो एलिमेंट है आप उनको चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करते हैं और ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर भी बनाते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पार्लियामेंट सब कुछ जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी लिखा है उसको क्या कर सकती है, मॉडिफाई कर सकती है, लेकिन वो जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको जो है चेंज नहीं कर सकती। तो रूल ऑफ लॉ जो है वो भी बेसिक स्ट्रक्चर है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हम जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो हमें कहता है कि हम जो है लॉ जो है वो हमारे ऊपर रूल करेंगे, यानी जो कानून है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो दिए गए हैं वो हमारे ऊपर रूल करेंगे। अगर उनको हटा कर पार्लियामेंट अपनी जो है अथॉरिटी वहाँ पर ला देती है तो वो एक तरीके से जो है गलत हो जाएगा। तो इसीलिए जो है इसने सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो है बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और आप इसको रिमूव नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पर जो है जो हमारा राइट टू इक्वलिटी है वहाँ उसके लिए कुछ एक्सेप्शन दी गई हैं कि ये कहाँ कहाँ पर जो है राइट टू इक्वलिटी फॉलो नहीं होगा। तो हमने देख लिया कि राइट टू इक्वलिटी हमारा हर एक कंडीशन में फॉलो करने की बात की गई है, लेकिन यहाँ पर कुछ एक एक्सेप्शन दी गई है कि यहाँ पर जो है राइट टू इक्वलिटी को हम अवॉइड कर सकते हैं। तो देखिए ये कौन कौन सी हैं। देखिए जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है और जो गवर्नर है उनको कुछ इम्यूनिटीज़ दी गई हैं, यानी ये इनको जो है कुछ पावर दी गई हैं कि अगर वो कुछ उनके द्वारा कुछ गलत काम भी हो जाता है तो उस टाइम पर जो है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। तो ये किसके अंदर दिया गया है, ये आर्टिकल 361 के अंदर दिया गया है। तो देखिए हम देखते हैं कि कौन कौन सी पावर उनके पास है, कौन कौन सी इम्यूनिटी है। तो देखिए जो प्रेसिडेंट है और गवर्नर है वो आंसरेबल नहीं है कोर्ट के लिए। तो देखिए अगर प्रेसिडेंट और गवर्नर अपने ऑफिस के दौरान कोई भी ऐसी जो है पावर का यूज़ करते हैं और अपनी ड्यूटी को फॉलो करते हुए अगर उनसे कोई गलत डिसीजन लिया जाता है तो उसके लिए जो है वो कोर्ट के अंदर आंसरेबल नहीं होंगे। कोई भी डिसीजन उनके द्वारा लिया जाता है तो उसके लिए वो जो है आंसरेबल नहीं है। तो अपना जो ड्यूटी है और अपनी पावर का यूज़ करते हुए अगर कोई भी डिसीजन वो लेते हैं तो इनके ऊपर जो है कोर्ट के प्रति इनकी कोई भी जवाबदेही नहीं होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट जो है मेनली
जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसके एड एंड एडवाइस पर काम करता है। तो प्रेसिडेंट का तो ओनली जो है हम सिग्नेचर यूज़ करते हैं वहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर जो है इसलिए प्रेसिडेंट को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि वहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो उनको एड एंड एडवाइस देती है, तभी प्रेसिडेंट वहाँ पर जो है पिक्चर में आता है। तो उनके द्वारा जो लिए गए डिसीजन है तो उनके लिए प्रेसिडेंट को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, उनको जवाबदेह नहीं माना जा सकता। इसी तरीके से गवर्नर है तो काफ़ी सारे जो डिसीजन है जो सीएम की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है तो उसी के एड एंड एडवाइस पर काफ़ी सारे डिसीजन लेने होते हैं। तो कुछ एक जो है उनकी पर्सनल कैपेसिटी में भी डिसीजन लिए जाते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि उनको काम करते टाइम अपने ऑफिस के दौरान उनकी पावर और ड्यूटी का यूज़ करते टाइम अगर कोई डिसीजन लिया जाता है तो उसके लिए कोर्ट में रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जा सकता। कोई भी क्रिमिनल जो प्रोसीडिंग्स है वो नहीं की जाएगी प्रेसिडेंट और गवर्नर के खिलाफ अगर वो अपने ऑफिस के टाइम पीरियड के दौरान जब भी उनका जितना भी उनका ऑफिस जितनी भी टर्म बची हुई है उनकी ऑफिस की उस टाइम के दौरान जो है उनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं की जा सकती। देखिए अगर मान लिया जो है कोई भी केस रजिस्टर होता है प्रेसिडेंट और गवर्नर के खिलाफ, तो उन्होंने कोई क्राइम किया है तो उनके ऊपर अगर कोई आपने जो है केस रजिस्टर करना है और उनके लिए कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट करनी है, तो देखिए उसके लिए सबसे पहले जो है उनको उनके ऑफिस से रिमूव करना पड़ेगा, यानी प्रेसिडेंट को वहाँ से इम्पीच करना पड़ेगा और गवर्नर को वहाँ से हटाना पड़ेगा, तभी वहाँ पर जो है क्रिमिनल प्रोसीडिंग की जा सकती है। उनके ऑफिस के ड्यूरिंग द टर्म ऑफ ऑफिस उनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं की जा सकती। अब हम बात करते हैं अरेस्ट और इम्प्रिजनमेंट के बारे में। तो देखिए जो प्रेसिडेंट और गवर्नर है उनको उनके जब तक उनका ऑफिस की टर्म जो है जब तक वो अपने ऑफिस के अंदर रहते हैं तब तक उनको जो है अरेस्ट और इम्प्रिजनमेंट नहीं दी जा सकती, यानी उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता और उनको इम्प्रिजनमेंट नहीं दी जा सकती। पहले उनको उनके ऑफिस से रिमूव करना होगा, तब जाकर उनको जो है अरेस्ट और इम्प्रिजनमेंट दोनों दी जा सकती है। देखिए कोई भी सिविल प्रोसीडिंग जो है अभी पीछे हमने बात की थी क्रिमिनल प्रोसीडिंग के बारे में। तो देखिए क्रिमिनल प्रोसीडिंग तो बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं की जा सकती जब तक कि वो अपने ऑफिस के अंदर है। तो देखिए अगर सिविल प्रोसीडिंग की बात करें तो सिविल प्रोसीडिंग जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं प्रेसिडेंट और गवर्नर के खिलाफ। वो भी उसके लिए भी क्या करना होगा कि उनको जो है कम से कम 2 मंथ्स के लिए उनको रिटर्न में नोटिस देना होगा, तब जाकर जो है वो इनके खिलाफ सिविल प्रोसीडिंग स्टार्ट की जा सकती है। अदरवाइज उससे पहले जो है उनके खिलाफ कोई सिविल प्रोसीडिंग भी स्टार्ट नहीं की जा सकती। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके का जो है यहाँ पर बिहेव होता है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है इनको थोड़ी इम्यूनिटीज़ दी गई हैं, यानी यहाँ पर राइट टू इक्वालिटी का थोड़ी सी जो है अवेलना हो जाती है, क्योंकि राइट टू इक्वालिटी बात करता है कि चाहे इंडिया के अंदर कोई भी पर्सन है, चाहे कितने भी हाई स्टेटस का है कितने भी लो स्टेटस का है, तो सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए देखिए इतनी सारी इम्यूनिटीज़ हैं, तो इस वजह से यहाँ पर जो है इस राइट के अंदर ये कुछ एक्सेप्शन दी गई हैं। तो देखिए अगर हम सेकंड एक्सेप्शन की बात करें तो इसके अंदर अगर कोई भी पर्सन क्या करता है पब्लिकेशन कर देता है न्यूज़पेपर के अंदर। तो देखिए मीडिया के अंदर काफ़ी सारे जो हैं रिपोर्ट्स आती हैं और जो है वहाँ पर काफ़ी सारी जो पार्लियामेंट के अंदर कोर्ट के अंदर काफ़ी सारी जो प्रोसीडिंग्स चलती हैं, तो उनके ऊपर अगर रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है किसी जर्नलिस्ट के द्वारा या न्यूज़पेपर के अंदर कोई पब्लिकेशन आ जाता है, तो उनके खिलाफ भी जो है आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं कर सकते, क्योंकि ये उनका राइट उनका जो है उनकी ड्यूटी है कि ये जो पब्लिक है उनके सामने जो ट्रू पिक्चर है वो प्रेजेंट की जाए। तो इसके लिए उनके खिलाफ कोई भी सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी स्टार्ट नहीं की जा सकती। तो देखिए कोई भी मेंबर जो है पार्लियामेंट का कोई भी मेंबर है, यानी हमारे जो एमपीज़ हैं, अगर वो पार्लियामेंट के अंदर कुछ भी कहते हैं, कोई भी अपनी बात रखते हैं, तो उनके खिलाफ भी कोई भी प्रोसीडिंग नहीं की जा सकती किसी भी कोर्ट के अंदर, क्योंकि अगर ऐसे किया जाएगा तो वो कोई भी जो है लॉ नहीं पास कर पाएंगे, कोई भी मतलब प्रोसीडिंग आगे नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से यहाँ पर जो है, और ये आर्टिकल 105 के अंदर आता है। तो देखिए यहाँ पर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो हमारे एमपीज़ हैं, वो कोई भी पार्लियामेंट के अंदर किसी के भी अगेंस्ट वोट करते हैं या कोई भी बात रखते हैं अपनी, अगर कुछ भी गलत उनके द्वारा उस टाइम पर बोला जाता है, तो उस टाइम पर भी उनके खिलाफ कोई भी सिविल प्रोसीडिंग नहीं की जा सकती। इसी तरीके से जो स्टेट लेजिस्लेचर है, स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर भी जो एमएलएज हैं, अगर वो भी स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर इस तरीके से कोई भी वोटिंग वगैरह करते हैं या कोई भी अपनी बात रखते हैं, तो उनके खिलाफ भी किसी तरीके की कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है यहाँ पर कोर्ट के अंदर नहीं की जा सकती। तो ये जो है हमारा आर्टिकल 194 के अंदर आता है। बात करते हैं आर्टिकल 31C।
तो आर्टिकल 31C भी एक तरीके से एक्सेप्शन है, किसके लिए? आर्टिकल 14 के लिए। तो देखिए जहाँ पर आर्टिकल 31C लागू होता है वहाँ पर आर्टिकल 14 अपने आप से हट जाता है। तो देखिए ये भी क्या है, एक तरीके की भी एक्सेप्शन है कि कहाँ पर आर्टिकल 14 जो है वो लागू नहीं होता। तो देखिए आर्टिकल 31C के अंदर है क्या? देखिए आर्टिकल 31C बताता है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, जो कि आर्टिकल 39 के क्लोज बी और सी के अंदर आते हैं, उनको जो है अगर वो उनको फॉलो करते टाइम अगर आर्टिकल 14 का वॉयलेशन भी होता है तो उनको जो है कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो देखिए आर्टिकल 31C मेंशन करता है कि जो 39 आर्टिकल के क्लोज बी और सी के अंदर जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, अगर वो आर्टिकल 14 को वायलेट करते हैं तो वहाँ पर जो है उसको कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो वैसे तो आपको पता है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट होते हैं, अगर उनका वायलेशन होता है तो आप क्या कर सकते हैं? कोर्ट के अंदर जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है कि 39 बी और सी के अंदर जो मेंशन किए गए हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, तो ये हम जो है अपने आगे आने वाला जो लेसन है DPSP वाला लेसन, उसके अंदर कवर करेंगे कि इन आर्टिकल के अंदर क्या है। ये मेनली जो है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के बारे में बात करते हैं। जैसे वीमेन को जो है इक्वल वर्क करती है लेकिन उसको अच्छे से पे नहीं किया जाता, तो यहाँ पर जो है उसके लिए अलग से जो है लॉ बनाए जा सकते हैं। तो इसको DPSP को इम्प्लीमेंट करने के लिए आर्टिकल 14 की अवहेलना यहाँ पर की जा सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें इसके अंदर जो है अपनी एक जो है रूलिंग दी थी, जिसके अंदर इन्होंने कहा कि जो आर्टिकल 31C अगर पिक्चर में आता है तो वहाँ पर जो आर्टिकल 14 है वो गोज आउट हो जाता है, मतलब वहाँ से चला जाता है। इसके बाद देखिए और कौन कौन सी एक्सेप्शंस हैं। जो फॉरेन सोवरेन जो सोवरेन्स हैं, रूलर, एम्बेसडर्स, डिप्लोमेट्स जो हैं, उनको भी इम्यूनिटी मिलती है। यानी वो किसी तरीके का जो क्राइम वगैरह करते हैं तो उनके खिलाफ भी जो उनको इतनी आसानी से उनके खिलाफ केस डाला नहीं जा सकता। उनके लिए भी काफ़ी सारे जो प्रोसीजर है वो फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि एक आम इंसान को डायरेक्टली कोई भी क्राइम करते हुए या उसके खिलाफ कोई भी केस दायर होता है तो उसको उसी टाइम पे इम्प्रिजनमेंट जो है वो दे दी जाती है। लेकिन यहाँ पर जो है फॉरेनर जो होते हैं, जो हमारे ये फॉरेन सोवरेन्स हैं और इसके साथ साथ एम्बेसडर हैं, डिप्लोमेट्स हैं, तो इनको इम्यूनिटी दी गई है कि इनको भी आप इस तरीके से गिरफ्तार नहीं कर सकते। इसके साथ साथ UN और उसकी एजेंसीज जो हैं, और वो भी क्या करती हैं इस तरीके की, UNO और उसकी एजेंसीज और उनके जो काम करने वाले जो एम्बेसडर्स होते हैं, डिप्लोमेट्स होते हैं, उनके अंदर भी, तो उनको भी जो है डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी दी जाती है। उनको भी आप इस तरीके से अरेस्ट नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर जो हमारा आर्टिकल 14 जो है वो कवर होता है। उसके बाद बात करते हैं हम आर्टिकल 15 के बारे में। तो देखिए आर्टिकल 15 के अंदर कुछ ग्राउंड्स दिए गए हैं, उनके बेस पर आप किसी के खिलाफ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। तो देखिए किसी भी सिटीजन के अगेंस्ट जो है, जैसे कि रिलीजन के बेस पर, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, इनके बेस पर आप किसी तरीके का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। तो देखिए इस आर्टिकल के अंदर दो इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक तो डिस्क्रिमिनेशन और दूसरा है ओनली। डिस्क्रिमिनेशन का अर्थ होता है आप किसी के साथ जो है फेवरेबली और दूसरे के साथ अनफेवरेबली जो है बिहेव कर रहे हैं, यानी किसी को आप फेवर कर रहे हैं और दूसरे को क्या कर रहे हैं, आप अनफेवर कर रहे हैं। तो इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन जो है आप यहाँ पर कर रहे हैं। दूसरा ओनली का वर्ड है कि आप इन 5 ग्राउंड्स पर तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, लेकिन बाकी कोई भी ग्राउंड अगर है तो उसके बेस पर आप जो है डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। जैसे कि ऑन अदर ग्राउंड डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट प्रोहिबिटेड। किसी दूसरे ग्राउंड को अगर आप यूज़ करते हैं यहाँ पे, जैसे रेजिडेंस को, प्लेस ऑफ रेजिडेंस है, उसके बेस पर अगर आप कोई भी डिस्क्रिमिनेशन करते हैं तो उसके ऊपर जो है कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती। यहाँ पर सिर्फ 5 ग्राउंड्स दिए हुए हैं और उसी के ऊपर जो है आप अपने राइट का यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए आर्टिकल 15 के अंदर जो सेकंड प्रोविज़न दिया गया है उसके अंदर भी बात की गई है कि आपको जो है मना नहीं किया जा सकता, कि यानी आप किसी भी जो शॉप है उसको एक्सेस कर सकते हैं, पब्लिक रेस्टोरेंट के अंदर जा सकते हैं, होटल्स के अंदर जा सकते हैं, पब्लिक एंटरटेनमेंट का जो है मजा ले सकते हैं, यानी सिनेमा घर में जा सकते हैं। तो वहाँ पर जो है किसी तरीके की आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं डाली जाएगी। इसके साथ साथ जो है आप यूज़ ऑफ वेल्स, टैंक्स, बाथिंग घाट्स, रोड्स, पब्लिक प्लेसेस
रिसोर्ट इत्यादि का आप यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है जनरल पब्लिक जो है वो जा सकती है। तो इस तरीके के कानून क्यों बनाए गए हैं, तो क्योंकि हमने पहले देखा है कि पहले अनटचेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती थी। वहाँ पर जो है कुछ लोगों को वेल का जो है, कुएँ का कुछ पानी जो है वो नहीं लेने दिया जाता था। तो ऐसी सिचुएशन में जो है उनको इस चीज़ से दूर रखा जाता था। तो इस डिस्क्रिमिनेशन को मिटाने के लिए जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये प्रोविज़न किए गए हैं। तो देखिए अगर इस प्रोविज़न की बात करें तो ये देखिए ये दोनों के जो स्टेट है और प्राइवेट इंडिविजुअल है उन दोनों के खिलाफ है। लेकिन अगर फर्स्ट की बात करें तो ये ओनली स्टेट के लिए है। यानी अगर प्राइवेट अगर कोई शॉप है किसी की, अगर वो किसी को प्रोहिबिट करता है तो उसके खिलाफ कोई आप जो है कोर्ट में नहीं जा सकते। पब्लिक रेस्टोरेंट है, अगर उन्होंने किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए खोला है और बाकी लोगों को वो वहाँ पर अलाउ नहीं करते और आपके साथ किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन करते हैं तो वहाँ पर भी आप कोर्ट में नहीं जा सकते। लेकिन ये अगर स्टेट के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा किसी शॉप या पब्लिक रेस्टोरेंट को फंड किया जाता है और यहाँ पर प्रोहिबिट किया जाता है तब आप कोर्ट के अंदर जा सकते हैं। लेकिन अगर किसी प्राइवेट इंडिविजुअल का है और वो आपको प्रोहिबिट करता है तो वहाँ पर जो आप कोर्ट में नहीं जा सकते। लेकिन इस केस में जा सकते हैं अगर आपको जो है वेल से पानी लेने के लिए रोका जाता है, टैंक्स का यूज़ करने से, बाथिंग घाट का यूज़ करने से रोका जाता है, रोड का यूज़ करने से रोका जाता है, तो वहाँ पर उसके केस में जो है आप स्टेट और प्राइवेट दोनों के खिलाफ जो है कोर्ट में जा सकते हैं। अब देखिए इसके आर्टिकल के अंदर भी 4 एक्सेप्शन यहाँ पर दी गई हैं कि यहाँ पर जो है डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है कुछ ग्राउंड्स पर। अब देखिए कैसे, कि जैसे स्टेट ने परमिट किया कि स्पेशल प्रोविज़न कर सकता है स्टेट किसके लिए, वीमेन के लिए और चिल्ड्रन के लिए। क्योंकि आपको पता है कि वीमेन भी काफ़ी जो है जो मार्जिनल सेक्शन रहा है, क्योंकि उसके साथ भी काफ़ी सारा डिस्क्रिमिनेशन हुआ है इन द एंशिएंट टाइम। तो इसलिए जो है उनके लिए कुछ अलग से प्रोविज़न किए जा सकते हैं। जैसे कि उनकी फ्री एजुकेशन के लिए प्रोविज़न किया जाता है, बच्चों की फ्री एजुकेशन के लिए प्रोविज़न किया जाता है। वीमेन के लिए सीट जो हैं वो रिज़र्व की जाती हैं लोकल बॉडीज़ के अंदर, पंचायत के अंदर, म्युनिसिपैलिटीज़ के अंदर। तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके का जो है लॉ यहाँ पर बनाए जा सकते हैं, स्पेशल प्रोविज़न किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर हो सकता है। आगे देखिए कुछ एक जैसे मार्जिनलाइज सेक्शन हैं, जैसे कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड जो क्लासेस हैं, ओबीसी, एससी, बीसी, एससी, एसटीज, तो ये जो क्लासेस हैं तो इनके लिए भी कुछ जो है प्रोविज़न किए जा सकते हैं, स्पेशल प्रोविज़न किए जा सकते हैं। जैसे इनको जो है रिजर्वेशन दी जा सकती है सीट्स के अंदर, कुछ सीट्स जो इनके लिए रिजर्व की जा सकती है। इसके साथ साथ उनको फ़ी कंसेशन दी जा सकती है कि जैसे कोई फॉर्म अप्लाई करना है या कहीं पर एडमिशन लेना है तो वहाँ पर देखिए उनकी फ़ीस जो है वो कम रख दी जाती है। तो इस तरीके के प्रोविज़न जो है यहाँ पर किए जा सकते हैं। इसके साथ साथ जो है दोबारा से यही सेम बात की गई है कि उनकी एडवांसमेंट के लिए काम किया जा सकता है। जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, जैसे ओबीसीज़ हैं, एससी हैं, एसटीज़ हैं, तो उनके खिलाफ उनके लिए जो है स्पेशल प्रोविज़न कर सकते हैं। और वो किससे रिलेटेड है, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर अगर वो एडमिशन लेना चाहते हैं किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर, चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी है। तो आपने देखा होगा कि जो है कई बार न्यूज़ में रहता है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के अंदर भी जो काफ़ी सारे पुअर लोगों को, यानी 10% कम से कम उनकी सीट्स जो है वो पुअर और बैकवर्ड जो क्लासेस हैं उनके द्वारा फिल की जानी चाहिए। तो इस तरीके के काफ़ी सारे प्रोविज़न जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते हैं। अगर फोर्थ की बात करें तो देखिए फोर्थ एग्जम्पशन है कि यहाँ पर जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनकी एडवांसमेंट के बारे में बात की है। तो अभी अभी देखिए ये काफ़ी न्यूज़ में था कि अभी जो है हमारी गवर्नमेंट ने 2019 के अंदर 10% जो है सीट रिजर्व की हैं ईडब्ल्यूएस सेक्शन के लिए, यानी इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है उनके लिए 10% जो सीट्स हैं वो रिजर्व की हैं कि वो किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। और उनके लिए जो है 10% जो सीट्स हैं वो रिजर्व की गई हैं जो पुअर लोग हैं। और इसके साथ साथ ये प्राइवेट जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनके अंदर भी इनको रिजर्व किया गया है। और जो ये 10% है वो एग्जिस्टिंग जो रिजर्वेशन है पहले से जो ओबीसीज को जो रिजर्वेशन दी गई है, एससीज को, एसटी को जो रिजर्वेशन दी गई है उससे अलग है, इनके अंदर नहीं है। ये उससे अलग जो 10% है वो दी गई है। अब बात करते हैं रिजर्वेशन ऑफ ओबीसी इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो देखिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर जो है ओबीसी को रिजर्वेशन देने की बात की गई है। तो ये कब जो है कब इसको फोर्स में लाया गया था। तो देखिए जो थर्ड एक्सेप्शन यहाँ पर हमने देखी थी जिसके अंदर जो है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर एडमिशन देने की बात की गई थी जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको। तो देखिए वहाँ पर जो है ये ऐड किया गया था 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2005 के अंदर जो है इस प्रोविज़न को ऐड किया गया था।
और इस प्रोविज़न की वजह से जो है सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रिजर्वेशन इन एडमिशन एक्ट 2006 जो है वो पास किया गया, जिसके अंदर क्या किया गया है, ओबीसीज को 27% जो है वो कोटा दिया गया। मतलब 27% जो है वो रिजर्व सीट की गई किसके अंदर, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनके अंदर, इंक्लूडिंग जो आईआईटीज़ हैं, इंक्लूडिंग आईआईटीज़ और आईआईएम्स। तो इनके अंदर जो है सबके अंदर 27% सीट जो है वो रिजर्व की गई किसके लिए, ओबीसीज के लिए। 2008 के अंदर क्या किया, जो सुप्रीम कोर्ट है इन्होंने कहा कि वो इसको वैलिड मानते हैं। जो ये अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया ये 2005 वाला, तो इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इसको वैलिड मानता है। साथ साथ ओबीसी को जो कोटा दिया गया है 27% का, उसको भी वैलिड माना सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशन जो है वो रख दी गई। तो देखिए यहाँ पर कंडीशन क्या रख दी गई, क्रीमी लेयर से रिलेटेड, कि यहाँ पर जो है जो क्रीमी लेयर है यानी जो एडवांस सेक्शन है उनको जो है ओबीसी से अलग रखा जाए। यानी ओबीसी क्लासेस के अंदर जो एडवांस सेक्शन आता है उनको ओबीसी रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं दिया जाएगा। तो इसको जो है कोर्ट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये जो कंडीशन है वो कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने रखी। अब देखिए कि जो क्रीमी लेयर है, जो कि ओबीसी के अंदर जो क्रीमी लेयर दी जाती है, डिफाइन की जाती है, उनके अंदर जो है किसको ये इस कोटा का बेनिफिट नहीं होता, क्रीमी लेयर का बेनिफिट नहीं होता। देखिए तो किनको मतलब क्रीमी लेयर के अंदर इंक्लूड किया जाता है और उनको कोटा का बेनिफिट नहीं होता। तो देखिए इनके अंदर इंक्लूड किया जाता है ऐसे पर्सन जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जो है हेल्ड की हुई है। देखिए प्रेसिडेंट, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट कौन सी है हमारी, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ यूपीएससी हैं, एसपीएससी हैं, सीईए, सीईसी मतलब चीफ इलेक्शन कमीशन, कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल एंड सो ऑन। यानी जो भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं यानी गवर्नर वगैरह, तो ये सारे के सारे जो हैं इनके जो फैमिली मेंबर्स हैं, इनके जो चिल्ड्रन हैं, उनको क्या किया जाएगा, क्रीमी लेयर के अंदर जो है इंक्लूड किया जाएगा। मतलब उनको कोटा का बेनिफिट नहीं होगा। इसके साथ साथ देखिए जो ग्रुप ए क्लास, ग्रुप बी क्लास, यानी इस कैटेगरी के अंदर जो सर्विस करते हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है या स्टेट गवर्नमेंट की है, या वो एम्प्लॉय हैं इसी इक्विवेलेंट पोस्ट पर इन पीएसयूज, बैंक्स, इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनिवर्सिटीज। मतलब अगर उनकी पोस्ट जो है ग्रेड ए और ग्रेड बी के अंदर, ग्रुप ए ग्रुप बी के अंदर आती है, तो उनको भी जो है इनके अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता। मतलब उनको भी कोटा का बेनिफिट नहीं दिया जाता। इसके साथ साथ जो आर्मी में जिनके पास कर्नल की रैंक है और उससे ऊपर की जो रैंक है, उनको भी ये बेनिफिट नहीं मिलता। और इसके साथ साथ नेवी और एयरफोर्स के अंदर और पैरामिलिट्री फोर्स के अंदर भी सेम रैंक की अगर पोस्ट हैं, इक्विवेलेंट जो पोस्ट हैं, उनको भी इसका बेनिफिट नहीं दिया जाता। प्रोफेशनल जो प्रोफेशनल्स हैं लाइक डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, आर्टिस्ट, ऑथर्स, कंसल्टेंट और सो ऑन, तो इस तरीके के जो प्रोफेशनल्स हैं उनको भी कोटा का बेनिफिट नहीं दिया जाता। पर्सन एंगेज्ड हैं जो ट्रेड के अंदर, बिजनेस, इंडस्ट्रीज, तो इनको भी जो है कोटा का बेनिफिट नहीं मिलता। ऐसे पर्सन जिनके पास कुछ एक लिमिट से ज़्यादा जो है एग्रीकल्चर लैंड है, एक सर्टेन लिमिट डिफाइन की गई है, उससे ऊपर अगर उनके पास लैंड है तो उनको भी कोटा का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। ऐसे पर्सन जिनकी एनुअल इनकम 8 लाख और उससे ऊपर है, तो उसको भी इसका बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। तो देखिए ये क्रीमी लेयर जो है इसकी जो सीलिंग है यानी जो इसकी जो लिमिट है एनुअल इनकम की, वो 1993 में जब डिसाइड की गई थी तो ये 1 लाख थी। उसके बाद जो है इसको बार बार रिवाइज़ किया गया, क्योंकि आप देखते हैं कि लगातार जो है महंगाई बढ़ती जाती है, तो इस वजह से इसको बार बार जो है रिवाइज़ किया गया, जिसको 2004 के अंदर 2.5 लाख कर दिया गया, 2008 के अंदर 4.5 लाख कर दिया गया, 2013 के अंदर 6 लाख एंड 2017 के अंदर इसको जो है 8 लाख कर दिया गया। तो इस तरीके से क्रीमी लेयर की जो लिमिट है वो डिफाइन कर दी गई। अब बात करते हैं रिजर्वेशन फॉर ईडब्ल्यूएस इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। देखिए इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है उनके लिए 10% जो है रिजर्वेशन वो डिसाइड की गई, किसके थ्रू, देखिए ये ऐड किया गया 103 अमेंडमेंट एक्ट 2019 के अंदर। अभी 2019 के अंदर इसको, इस एक्सेप्शन को ऐड किया गया, जिसके अंदर जो है 10% रिजर्वेशन देने की बात की गई है इसको, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनको। और इसको जो है कवर नहीं किया जाएगा जो पहले से रिजर्वेशन चलती आ रही हैं SC ST और OBC के लिए, जो पहले से रिजर्वेशन चल रही हैं उनके अंडर जो है इसको कवर नहीं किया जाएगा, उनसे अलग जो है इसको डिफाइन किया जाएगा। अब देखिए कि EWS के अंदर जो है इनको इंक्लूड नहीं किया जाता, यानी कौन जो है इनके अंदर इंक्लूड होगा और किसको इससे बाहर रखा जाएगा। देखिए अगर किसी फैमिली मेम्बर की जो इनकम है, एनुअली इनकम जो है फैमिली की,
तो देखिए वहाँ अगर 8 लाख से ऊपर हो जाती है तो उसको जो है EWS का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। इसके साथ साथ अगर उनकी सैलरी टोटल मिलाकर सैलरी एग्रीकल्चर से इनकम है, बिजनेस से इनकम है या कोई प्रोफेशनल कर रहे हैं वो, और उसके साथ उसकी जो इनकम है उन सबको अगर मिला दिया जाए, अगर वो भी 8 लाख से ऊपर आती है तो उसको क्या किया जाएगा, उसको जो है EWS का बेनिफिट नहीं मिलेगा, रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब देखिए ऐसे पर्सन जिनके पास निम्न में से दी गई कोई भी चीज़ अगर उनके पास है तो उनको भी जो है EWS के अंदर काउंट नहीं किया जाएगा। जैसे अगर किसी के पास जो है एग्रीकल्चर लैंड 5 एकड़ से ज़्यादा है, 5 एकड़ है और ये इससे ज़्यादा है तो उसको भी EWS का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। जिसके पास रेजिडेंशियल प्लॉट 1000 स्क्वायर फीट एंड अबव, इससे ज़्यादा का रेजिडेंशियल फ्लैट अगर किसी के पास है तो उसको भी यहाँ पर जो है इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। रेजिडेंशियल प्लॉट ऑफ 100 स्क्वायर यार्ड एंड अबव इन नोटिफाइड म्यूनसिपैलिटीज़, नोटिफाइड म्यूनसिपैलिटीज़ के अंदर अगर उसके पास इतने स्क्वायर यार्ड का 100 स्क्वायर यार्ड का अगर रेजिडेंशियल प्लॉट है तो उसको भी इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। लेकिन अदर दूसरी जो कि नोटिफाइड म्यूनसिपैलिटी के अंदर काउंट नहीं होते हैं, दूसरे एरिया के अंदर उसका अगर 200 स्क्वायर यार्ड अगर रेजिडेंशियल प्लॉट है तो उसको भी EWS के अंदर काउंट नहीं किया जाएगा, मतलब उनका जो है रिजर्वेशन यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। तो देखिए अगर किसी के पास कोई भी जो फैमिली है उसके पास अलग अलग जगहों पर, अलग अलग प्लेसेस पर या सिटीज़ के अंदर अलग अलग जगह पर प्रॉपर्टी है तो सबको मिलाकर जो है इस इनकम को काउंट किया जाएगा, इनकी प्रॉपर्टी को काउंट किया जाएगा और तब देखा जाएगा कि वो EWS के अंदर उनको काउंट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। अब देखिए फैमिली के अंदर किन किन मेंबर को काउंट किया जाता है, तो देखिए फैमिली के अंदर जो भी पेरेंट्स हैं उनको काउंट किया जाएगा, उनके सिबलिंग जिनकी एज जो है 18 ईयर से कम है, यानी आपके जो ब्रदर सिस्टर हैं अगर उनकी एज 18 ईयर से कम है तो उसको काउंट किया जाएगा। अगर 18 ईयर से ज़्यादा है और उसकी कोई अर्निंग है तो वो आपकी अर्निंग में काउंट नहीं होगी। तो देखिए इसके साथ साथ आपका स्पाउस है यानी आपका हस्बैंड है या वाइफ है, इसके साथ साथ जो है आपके जो बच्चे हैं जिनकी एज 18 ईयर से कम है, अगर 18 ईयर से ज़्यादा है तो उनको भी इसके अंदर काउंट नहीं किया जाएगा उनकी इनकम को। तो यहाँ पर देखिए तो इन सब की इनकम को मिलाकर अगर आपकी इनकम जो है 8 लाख से ऊपर क्रॉस करती है और आपकी प्रॉपर्टी भी जो है दी गई लिमिट से ज़्यादा क्रॉस कर जाती है तो वहाँ पर आपको EWS का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आर्टिकल 15 जो है वो कवर होता है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 16 के बारे में। देखिए आर्टिकल 16 के अंदर बात की गई है कि अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी जो हमारी गवर्नमेंट की जितनी भी वैकेंसीज वगैरह निकलती हैं उनको लिए जो है आप अप्लाई करने के लिए पूरी तरह से जो है स्वतंत्र हैं, आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं, सबको इक्वल अधिकार दिए गए हैं। तो आपके यहाँ पर इसके लिए आपके अगेंस्ट कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, लेकिन इनके ग्राउंड भी मेंशन किए गए हैं। जैसे कि ग्राउंड कौन कौन से हैं, आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, कोई भी रेस है, कास्ट है, सेक्स है, डिसेंट और इसके साथ साथ प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस, तो ये सारे के सारे ग्राउंड्स यहाँ पर दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है इन ग्राउंड्स को भी आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि आर्टिकल 15 के अंदर भी जो आपके वहाँ पर 5 ग्राउंड्स मेंशन किए गए थे और यहाँ पर भी आपके जो है 7 ग्राउंड्स के करीब जो है मेंशन किए गए हैं। आप इनको अच्छे से याद करिए, क्योंकि कई बार जो है जब स्टेटमेंट में पूछा जाता है तो इन ग्राउंड्स के अंदर थोड़ा सा चेंज करके आपसे पूछकर आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। अगर आप इनको अच्छे से याद करें तो आप जो है अपना क्वेश्चन जो है सही ही मार्क्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 एक्सेप्शन दी गई हैं कि कहाँ पर जो है आपको इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी आर्टिकल 16 के अंदर। तो देखिए पार्लियामेंट जो है चाहे तो लॉ बना सकती है, किसके लिए, जो रेजिडेंस की बात की गई है। देखिए यहाँ पर प्लेस ऑफ रेजिडेंस की बात की गई है कि वहाँ पर जो है पार्लियामेंट क्या कर सकती है, कुछ एक कंडीशन रख सकती है कुछ सर्टेन एम्प्लॉयमेंट के लिए और अपॉइंटमेंट के लिए स्टेट और यूनियन टेरिटरी के अंदर। तो देखिए यहाँ पर एक एक्ट था, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट एज टू रेजिडेंस एक्ट 1957, जो कि 1974 में एक्सपायर हो गया, जिसके अंदर क्या था कि कुछ एक स्टेट्स जो है वो दिए गए थे जिनके अंदर जो है प्लेस ऑफ रेजिडेंट की क्या थी, कंडीशन लागू होती थी। यानी उन स्टेट के अंदर कुछ एक पोस्ट के लिए सिर्फ उसी स्टेट के जो लोग हैं वो अप्लाई कर सकते थे, अदर स्टेट के लोग जो है वहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते थे। तो इस तरीके की कंडीशन जो है वहाँ पर थी, लेकिन बाद में ये 1974 में ये जो लॉ है वो क्या कर दिया गया, एक्सपायर हो गया। उसके बाद अब जो है ये सिर्फ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर ही अभी ये
जो एक्ट है वो लागू है, बाकी किसी के अंदर नहीं है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर कुछ एक ऐसी पोस्ट हैं जहां पर वो ऐसी कंडीशन रख सकते हैं कि हमें जो अपने स्टेट के लोगों को ही एम्प्लॉयमेंट देना है, किसी अदर स्टेट को नहीं देना है। अब देखिए सेकंड एक्सेप्शन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर बात की गई है कि स्टेट चाहे तो, यानी गवर्नमेंट जो हमारी चाहे तो किसी भी ऐसी क्लास को जो बैकवर्ड क्लास है और वो जो उस अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं की गई है, तो उसको क्या कर सकती है, रिजर्वेशन दे सकती है, उसके फेवर में वहाँ पर रिजर्वेशन किया जा सकता है। जैसे हमारे ओबीसी और एससी एसटी के लिए अभी भी किया गया है, जो डिफरेंटली एबल्ड सेक्शन है उनके लिए भी किया गया है, वीमेन के लिए म्यूनसिपैलिटीज़ के अंदर किया गया है। इसी तरीके के काफ़ी सारे जो रिजर्वेशन है वो जो है स्टेट के द्वारा किए जा सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर बात की गई है, अगर कुछ पार्टिकल जो रिलीजन है और उनकी डिनोमिनेशन है, तो वहाँ पर जो है किसी स्पेशल जो है ऑफिस के लिए किसी स्पेशल व्यक्ति को अपॉइंट कर सकती है। तो यहाँ पर जैसे कि अगर हम बात करें कि हम यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लिया किसी को जो है रिलीजियस टीचिंग करनी है, रिलीजन से रिलेटेड जो है कोई टीचिंग करनी है, मान लिया जो है किसी को जो है गीता वगैरह का पाठ करना है, उनसे रिलेटेड जो टीचिंग है वो कहीं पर उन्होंने सिखानी है। इसके साथ साथ मदरसा के अगर हम बात करें, वहाँ पर कुरान किसी को करानी है, कुरान से रिलेटेड जो भी बात उनको बतानी है, या बाइबल से रिलेटेड कोई चीज़ें, तो उसके लिए जो है अलग से पर्सन जो है वो अपॉइंट किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर जो है इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन जो है वहाँ पर किया जा सकता है, यानी गवर्नमेंट वहाँ पर इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन अलाउ कर सकती है कि उस रिलीजन को पढ़ाने के लिए स्पेशली किसी पर्सन को जो है वहाँ पर अपॉइंट किया जा सकता है। इसके साथ साथ देखिए, अगर फोर्थ एग्जम्पशन की बात करें तो यहाँ पर जो है रिजर्वेशन दी जा सकती है जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है। जैसे हमने ईडब्ल्यूएस सेक्शन की अभी बात की थी, वो हमने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर एडमिशन लेने से रिलेटेड बात की थी। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जैसे अगर किसी को रिजर्वेशन देनी है किसी भी पोस्ट के अंदर, यानी उनके लिए वैकेंसीज के अंदर कोई भी रिजर्वेशन देनी है 10% तक, तो वो जो है वहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा दी जा सकती है। तो यहाँ पर जो है यही बात की गई है, तो वीकर सेक्शन के लिए अलग से यहाँ पर दी जा सकती है। और इसका क्राइटेरिया जो हम देख चुके हैं कि ईडब्ल्यूएस के अंदर जो है किस किस व्यक्ति को जो है काउंट किया जाएगा, तो हमने देख लिया था कि 8 लाख से ऊपर जिनकी इनकम है उनको ईडब्ल्यूएस के अंदर नहीं रखा जाएगा, इससे नीचे जिनकी इनकम है उनको रखा जाएगा। इसके साथ साथ हमने देखा कि जिनके पास रेजिडेंशियल प्लॉट था, ये भी हमने देखा, उसकी कंडीशन भी देखी। एग्रीकल्चर लैंड के से रिलेटेड भी हमने कंडीशन देखी, और किन किन मेंबर्स की जो है सैलरी को इंक्लूड किया जाएगा, साथ साथ में कौन कौन सी इनकम को इंक्लूड किया जाएगा, ये हम जो है आर्टिकल 15 के अंदर ईडब्ल्यूएस की जो कंडीशन है वो देख चुके हैं। अब बात करते हैं मंडल कमीशन के बारे में। तो देखिए मंडल कमीशन काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और ये हमारा जो एजुकेशनल और बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको रिजर्वेशन देने से रिलेटेड था। तो देखिए इन 1979 के अंदर जो मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट है, उन्होंने सेकंड बैकवर्ड कमीशन को क्या किया, अपॉइंट किया, जिनके चेयरमैन कौन थे, बीपी मंडल थे, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। इन्होंने आर्टिकल 340 के अंडर क्या किया कि ये मतलब एक तरीके से प्रेसिडेंट जो है, यहाँ पर आर्टिकल 340 के अंदर आता है कि प्रेसिडेंट जो है चाहे तो कोई भी बॉडी जो है या कमेटी या कमीशन जो है वो अपॉइंट कर सकता है, किसके लिए, ताकि इन्वेस्टिगेट किया जा सके इकोनॉमिकली, सोशली एंड इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड सेक्शन है, क्लासेस हैं, उनकी जो एडवांसमेंट है और उनके लिए क्या क्या जो है उनके लिए मेजर अपनाए जा सकते हैं उनकी एडवांसमेंट के लिए। तो उनकी कंडीशन को मेजर करने के लिए या इन्वेस्टिगेट करने के लिए इस तरीके से कोई भी कमीशन या कमेटी जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा एस्टेब्लिश की जा सकती है। तो ये आर्टिकल 340 के अंदर आता है। तो देखिए कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट है वो 1980 के अंदर सबमिट की, और उन्होंने आइडेंटिफाई किया 3743 कास्ट को, जो कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड थी, यानी जिनके द्वारा सोशली काफ़ी ज़्यादा जो है डिस्क्रिमिनेशन होता था, और एजुकेशन से भी उनको क्या रखा जाता था, डिप्राइव किया जाता था। तो इस तरीके से ये जो है काफ़ी सारी कास्ट थी जिनको सोशली और बैकवर्ड एजुकेशनली जो बैकवर्ड है सेक्शन के अंदर रखा गया। तो ये अराउंड जो है टोटल पॉपुलेशन का 52% जो है वो कंपोज करती है। मतलब टोटल पॉपुलेशन में से अगर हम बात करें 100 में से 52 जो पीपल हैं वो इन क्लासेस से, इन कास्ट से आते हैं, जबकि इनमें से एससी और एसटी को जो है एक्सक्लूड करके बात की गई है। यानी ओबीसी के अंदर अगर हम बात करें तो 52% आते हैं, और इनमें से एससी और एसटी जो है वो इंक्लूड नहीं है। तो आप देख सकते हैं कितना लार्ज जो पोर्शन है, प्रोपोर्शन है, वो बैकवर्ड क्लासेस के अंदर आता है। तो देखिए इस टाइम पर कमीशन ने रिकमेंड किया था कि इनको जो है 27% जो है क्या दिया जाए, रिजर्वेशन दिया जाए इन गवर्नमेंट जॉब्स,
और इस वजह से इनको जो है क्या कर दिया गया, 27% के करीब जो है वो रिजर्वेशन दे दी गई। और SC ST को इससे पहले ही दी जा चुकी थी, और इस तरीके से टोटल जो है वो 50% जो है क्या हो गई, रिजर्वेशन हो गई। इस कमीशन के द्वारा जो रिकमेंडेशन दी गई थी कि कम से कम 27% जो है वो OBCs को रिजर्वेशन दी जाए, और बाकी जो है SC ST को दी जाए, और ताकि टोटल मिलाकर जो है 50% हो जाए। तो देखिए इस तरीके से रिजर्वेशन देने की जो रिकमेंडेशन थी वो इस कमीशन के द्वारा दी गई, और इसको जो है 10 ईयर के बाद यानी 1990 के अंदर जो VP सिंह की गवर्नमेंट है उन्होंने अलाउ कर दिया इनको गवर्नमेंट जॉब के अंदर 27% जो रिजर्वेशन है वो गवर्नमेंट जॉब के अंदर दे दी गई। फिर 1991 में जो नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट है उन्होंने इसके अंदर 2 चेंजेस किए। फर्स्ट चेंजेस के अंदर इन्होंने कहा कि जो OBC का जो 27% जो कोटा है उसके अंदर जो है प्रेफरेंस दी जाए किसको, जो पुअर सेक्शन है, यानी उनके अंदर जो पुअर लोग हैं उनको प्रेफरेंस दी जाए, उनको पहले जॉब दी जाए बजाय कि जिनकी कंडीशन काफ़ी अच्छी है। तो फर्स्ट कंडीशन इन्होंने रखी। सेकंड के अंदर इन्होंने बोला कि कम से कम 10% जो है रिजर्वेशन दी जाए पुअर, यानी पुअर से भी जो बिल्कुल पुअर वाली कैटेगरी में आते हैं उनको कम से कम 10% क्या किया जाए, रिजर्वेशन यहाँ पर दी जाए इन द हायर कास्ट के अंदर। तो यहाँ पर देखिए जो 50% बाकी के जो रिमेनिंग जो जनरल कैटेगरी जो बचती है तो उसके अंदर जो है 10% रिजर्वेशन देने की बात की है पुअर सेक्शन को। तो देखिए यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट फिर से यहाँ पर पिक्चर में आता है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है ये इन्होंने जो इसका फर्स्ट जो प्रोविज़न किया था नरसिम्हा गवर्नमेंट ने उसको तो इन्होंने मान लिया, लेकिन सेकंड वाले प्रोविज़न को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जो है दोबारा से उनको 10% और रिजर्वेशन दी जाए। इस प्रकार से रिजर्वेशन दी जाएगी तो वो 60% तक पहुंच जाएगी, और वहाँ पर जो है ओनली 40% वहाँ पर बाकी लोगों के लिए बच जाएगा। तो इस वजह से इन्होंने क्या किया कि इसको फर्स्ट को इन्होंने जो नरसिम्हा गवर्नमेंट के द्वारा फर्स्ट रिकमेंडेशन दी गई थी तो ये तो इन्होंने मान ली, और ये सेकेंड वाली को इन्होंने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। और देखिए इसके साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट है इन्होंने कुछ कंडीशंस भी यहाँ पर रखी हैं कि अगर आप 27% जो रिजर्वेशन दे रहे हैं तो उसके अंदर भी कुछ कंडीशन है। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो OBCs हैं उनके अंदर जो क्रीमी लेयर के अंदर आते हैं उनको क्या किया जाए, इस रिजर्वेशन से बाहर किया जाए, एक्सक्लूड कर दिया जाए। यानी जो क्रीमी लेयर के अंदर आते हैं जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा है, जो एडवांस सेक्शन है OBC के अंदर, उनको यहाँ पर कोई रिजर्वेशन नहीं दी जाएगी। इसके साथ साथ उन्होंने बात की कि कोई भी रिजर्वेशन प्रमोशन के अंदर नहीं दी जाएगी। पहले जो है प्रमोशन के अंदर भी यहाँ पर दी जा रही थी, तो उन्होंने मना किया कि प्रमोशन के अंदर नहीं दी जाएगी। ओनली जब तक 5 ईयर्स के लिए उन्होंने जो है यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया कि अप टू 1997 तक आप जो है प्रमोशन के अंदर दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे आपको ये जो है ख़त्म करना होगा। इसके साथ साथ देखिए कि उन्होंने कहा कि जो रिजर्वेशन है वो 50% से ज़्यादा नहीं हो सकती। आप 50% से कम जितना भी चाहें, जैसे भी चाहें दे सकते हैं रिजर्वेशन, जिसको जितना चाहें, लेकिन 50% से ज़्यादा आप उसकी लिमिट नहीं बढ़ा सकते। इसके साथ साथ इन्होंने जो है कैरी फॉरवर्ड जो रूल है उनको उसको भी वैलिड ठहराया। कैरी फॉरवर्ड रूल के अंदर क्या होता है, तो देखिए अगर मान लिया जो है किसी कॉलेज के अंदर अगर 100 सीट्स हैं, यानी गवर्नमेंट कॉलेज है उसके अंदर 100 सीट्स हैं और उन्होंने डिवाइड कर दिया है, और मान लिया यहाँ पर SC एंड ST के लिए यहाँ पर 12 सीट्स आती हैं। तो अगर हम मान के चलें कि यहाँ पर उनके लिए 12 सीट आती हैं और यहाँ पर एडमिशन लेने वाले ओनली 6 मेंबर यहाँ पर आते हैं। अगर ओनली 6 मेंबर यहाँ पर एडमिशन लेते हैं तो बच कितनी पोस्ट जाएंगी, तो यहाँ पर जो है 6 सीट्स जो हैं वो क्या हो जाएंगी, वेकेंट हो जाएंगी, खाली हो जाएंगी, यानी वहाँ पर कोई भी एडमिशन नहीं लिया गया। तो कैरी फॉरवर्ड का मतलब है कि ये जो 6 सीट्स जो ब्लैंक बची है ना, इनको अगले ईयर में काउंट कर दिया जाए, अगले ईयर में जोड़ दिया जाए। मतलब अगले ईयर के लिए 12 सीट्स तो अलग से होंगी और प्लस ये 6 सीट्स और इंक्लूड कर दी जाए। इससे क्या हो जाएगा, उस ईयर के दौरान जो है 18 सीट्स हो जाएंगी, और इस तरीके से हर ईयर ये जो है बढ़ती चली जाएगी। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने कहा कि आप कैरी फॉरवर्ड रूल अगर लेकर आना चाहते हैं तो आप इसको जो है मान सकते हैं, लेकिन आप जो है यहाँ पर 50% का रूल जो है वो ब्रेक नहीं करेंगे, क्योंकि हर बार इस तरीके से कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा तो चौथे 5वें साल में ऐसा होगा कि ये 50% को भी क्रॉस कर जाएगी, और हर एक 100 पोस्ट पर कल को ये होगा कि यहाँ पर जो है हर एक 100 पोस्ट पर जो है ओनली SC कैंडिडेट के लिए उनको ब्लैंक छोड़ दिया जाएगा। तो इस तरीके का जो ये रूल था इसको क्या कर दिया गया, इसको वैलिड ठहराया गया, लेकिन इसको जो है 50% तक लिमिट कर दिया गया, यानी इससे ऊपर ये नहीं होगा।
और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक जो परमानेंट स्टैच्यूटरी जो बॉडी है उसको एस्टेब्लिश किया जाए, ताकि जो है ये ओबीसी के अंदर जो भी ओवर इंक्लूजन है या अंडर इंक्लूजन है कास्ट्स का, तो उनको भी क्या किया जाए, उनको डिसाइड किया जाए अच्छे से। जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये सारी की सारी रूलिंग दे दी गई, ये सारी की सारी कंडीशन जब रखी गई, तो गवर्नमेंट ने जो है कुछ एक्शन लिए। तो देखिए उन्होंने जो है जो नंदन कमेटी है उसको एस्टेब्लिश किया, जो कि क्रीमी लेयर को डिसाइड करने से रिलेटेड थी। ओबीसी के लिए जो उन्होंने क्रीमी लेयर को डिसाइड करना था, और इन्होंने जो है 1993 में जो है अपनी क्या गई रिपोर्ट सबमिट की, जिसको एक्सेप्ट कर लिया गया। उसके बाद नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस जो है ये एस्टेब्लिश किया गया 1993 में बाय पार्लियामेंट एक्ट के थ्रू इसको एस्टेब्लिश किया। उस टाइम पर जो है ये एक तरीके से स्टैच्यूटरी बॉडी के रूप में काम करती थी, लेकिन उसके बाद 102 यानी 102nd जो अमेंडमेंट एक्ट है, जो कि 2018 के अंदर पास किया गया, जिसके अंदर इसको क्या कर दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का स्टेटस दे दिया गया। और इसके लिए जो रिलेटेड आर्टिकल है वो आर्टिकल 338B है। तो देखिए ये आर्टिकल है जो इसके अंदर जो है इसको क्या कर दिया गया, एक तरीके के कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का जो है स्टेटस यहाँ पर दे दिया गया। उससे पहले जो है इसको एक स्टैच्यूटरी जो बॉडी है वो माना जाता था। उसके बाद जो है गवर्नमेंट ने क्या किया कि उन्होंने जो प्रमोशन के अंदर जो रिजर्वेशन दी जाती थी उसको रूलिंग को मानने से मना कर दिया कि वो जो है प्रमोशन के अंदर रिजर्वेशन देंगे। और इसके लिए उन्होंने 77 अमेंडमेंट एक्ट जो है 1995 के अंदर पास कर दिया। और इसके अंदर लेकिन उन्होंने एक प्रोविज़न डाला कि ये जो प्रमोशन है वो सिर्फ SC/ST कास्ट के फेवर में ही देंगे, यानी ओबीसी के लिए यहाँ पर कोई भी प्रमोशन के अंदर रिजर्वेशन नहीं होगी, ये होगी SC एंड ST के लिए। उसके बाद जो है इन्होंने 85th गवर्नमेंट ने 85th अमेंडमेंट एक्ट 2001 पास किया, जिसके अंदर इन्होंने कॉन्सिक्वेंशनल सीनियोरिटी के थ्रू प्रमोशन की बात की गई। तो देखिए इसके अंदर ये कॉन्सिक्वेंशनल जो सीनियोरिटी है इसका मतलब क्या है, इसके अंदर क्या होता है कि मान लिया एक कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, उसके अंदर पहले से कोई भी जो है एक व्यक्ति काम कर रहा है, ये जो कि जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है, एक जो है SC कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब देखिए कि यहाँ पर जो है ये ऑलरेडी मान लिया कि ये 5 ईयर से काम कर रहा है, और इसकी जो है अभी अभी जो है यहाँ पर इसके अंदर एंट्री हुई है, और इसको काम करते हुए 1 ईयर हुआ है। अब देखिए जैसे ही प्रमोशन ऊपर प्रमोशन होगा, तो वहाँ पर देखिए अगर वहाँ पर प्रमोशन में SC की पोस्ट खाली हुई है और यहाँ पर जो है जनरल की कोई भी पोस्ट खाली नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 5 ईयर से जिसको एक्सपीरियंस हुआ है, ये जो सीनियर व्यक्ति है, इसको जो है प्रमोशन नहीं दी जाएगी। जो ये ओनली 1 ईयर का जिसको एक्सपीरियंस हुआ है, इसको जो है यहाँ पर सीनियोरिटी में प्रेफरेंस दी जाएगी, और इस तरीके से इसको प्रमोशन दे दी जाएगी। इसको बोलते हैं हम कॉन्सिक्वेंशनल सीनियोरिटी। तो इसके थ्रू जो है इन्होंने 85th जो अमेंडमेंट एक्ट 2001 के अंदर बात की कि गवर्नमेंट जो है इसको लागू करेगी, और ये कैसे लागू होगी, रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट फ्रॉम जून 1995। यानी एक्ट तो किस में पास हुआ, 2001 में पास हुआ, लेकिन उन्होंने कहा रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मतलब पिछली डेट से इसको लागू किया जाएगा। पिछली डेट से कब से, 1995 से इसको लागू करने की बात की। तो देख सकते हैं आप इस तरीके से जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये काफ़ी सारे डिसीजन जो है इस पर लिए। जब जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने इस तरीके की रूलिंग दी थी, तो उन्होंने इस तरीके की अमेंडमेंट जो है यहाँ पर पास की। तो देखिए उस रूलिंग को कब करने के लिए, यानी सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, उसको हटाने के लिए, यानी उसको नल एंड मतलब उस एक तरीके से उसको उसका जो प्रभाव है उसको ख़त्म करने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने इस तरीके की अमेंडमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लाई, ताकि जो है सुप्रीम कोर्ट दोबारा से ऐसे डिसीजन जो है वो ना दे पाए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आप अभी करंट में भी काफ़ी सारे मुद्दे देखते हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काफ़ी जो है यहाँ पर रस्साकसी चलती रहती है। तो इसी तरीके से इन्होंने एक और एक्ट पास किया, जो कि 81st अमेंडमेंट एक्ट 2000 पास किया गया, जिसके अंदर क्या किया गया कि जो बैकलॉग वैकेंसीज है उनको जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यहाँ पर क्या होगा कि आप जो है 50% से ज़्यादा जो है कैरी फॉरवर्ड रूल की ही यहाँ पर बात हो रही है, बैकलॉग वैकेंसी वही है, कैरी फॉरवर्ड रूल जहाँ पर लागू हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन आप 50% से ज़्यादा जो है वहाँ पर कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। तो इसके अगेंस्ट फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया कि यहाँ पर ये वाला अमेंडमेंट एक्ट लेकर आई, और उन्होंने कहा, इन्होंने क्या किया इस एक्ट के थ्रू
कि आर्टिकल जो 16 है उसके अंदर एक नया प्रोविज़न ऐड कर दिया, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि कैरी फॉरवर्ड रूल ऐसे ही चलेगा, लेकिन उसने एक प्रोविज़न कर दिया कि जैसे अगर एससी के लिए 100 में से 12 सीट्स हैं, उसमें से 6 जो है वो फिल हो जाती हैं और 6 जो हैं वो ब्लैंक होती हैं। तो देखिए ये आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाती हैं, आगे कितनी हो जाएंगी, ये 18 सीट्स हो जाएंगी। तो इसी तरीके से जो है आगे भी अगर 6 जो सीट्स हैं वो फिल होती हैं और 12 सीट्स जो ब्लैंक हो जाती हैं, तो इस तरीके से आगे फिर 12 ऐसे मल्टीप्लाई होता चला जाएगा, तो 24 सीट्स हो जाएंगी। तो उन्होंने कहा है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने यहाँ पर प्रोविज़न रखा कि जो ये सीट्स हैं, जो ये यहाँ पर इस तरीके से बढ़ती हुई सीट्स हैं, इनको क्या किया जाएगा, इनको जो है इन सीट से अलग रखा जाएगा। जो ये 100 सीट्स हैं इनसे अलग रखा जाएगा। मतलब कहने का ये है कि अगले ईयर अगर यहाँ पर जो है 100 सीट्स में से 12 सीट यहाँ पर मिल जाती है और 6 सीट जो पिछली बची हुई हैं, तो यहाँ पर जो है 106 सीट्स हो जाएंगी। 106 मतलब टोटल जो है वहाँ पर 106 सीट होंगी। यानी ये 6 जो है इनको अलग रखा जाएगा। यानी इन 100 में से जो एससी के लिए जो रिजर्वेशन है, एससी के लिए जो रिजर्व की गई हैं, वो 12 सीट्स तो यहीं से आएंगी, लेकिन जो 6 है वो अलग से रख दी जाएंगी। यानी अब इस 100 में से कम नहीं होंगी। इसी तरीके से आगे जो सीट्स बड़ी हैं, अगर ये 24 हो गई हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये 24 में से जो 12 हैं ये तो 100 में से ही आएंगी, 100 में से आएंगी। बाकी की जो 12 हैं वो इसके अंदर जोड़ दी जाएंगी और इस तरीके से टोटल सीट्स जो हैं वो 112 हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये जो वैकेंसीज हैं, इन्होंने कहा कि जो वैकेंसीज हैं वो कंबाइंड नहीं की जाएंगी विद द वैकेंसीज ऑफ द ईयर। पूरे ईयर की जो वैकेंसी है उनके साथ कंबाइन नहीं की जाएंगी, बल्कि इनको अलग से जो है वो डिटरमाइन किया जाएगा। और इस तरीके से जो है जो 50% की जो सीलिंग रखी थी जो सुप्रीम कोर्ट ने रखी थी, वो उनसे क्या होगा, उस तरीके से अलग हो जाएगा। और इन्होंने ये सीलिंग जो है, ये मतलब इस तरीके का जो प्रोविज़न जो सुप्रीम कोर्ट ने किया था, एक तरीके से उसको एंड कर दिया। और ऐसा क्यों किया गया था, क्योंकि देखिए जो 76 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो गवर्नमेंट है, जो कि 1994 में इन्होंने पास किया, इसके अंदर क्या किया गया थी, तमिलनाडु रिजर्वेशन एक्ट जो कि 1994 में पास हुआ था, उसको 9th शेड्यूल के अंदर रख दिया। यानी गवर्नमेंट ने क्या किया, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने तमिलनाडु रिजर्वेशन एक्ट जो कि 1994 में पास हुआ था, इन्होंने क्या कर दिया, उसको 9th शेड्यूल के अंदर रख दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने। अब देखिए अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी चीज़ अगर रखनी है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर एक पॉइंट और एक कोमा भी अगर आपने चेंज करना है ना, तो उसके लिए भी अमेंडमेंट करनी पड़ती है। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जरा सा भी एक वर्ड भी आप चेंज करते हैं तो वहाँ पर अमेंडमेंट की ज़रूरत होती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है यहाँ पर तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा जो ये रिजर्वेशन एक्ट जो पास किया गया था, इसको जो है सपोर्ट करना चाहती थी। और इसको सपोर्ट करने के लिए उन्होंने जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये अमेंडमेंट ला दी, 76th अमेंडमेंट। और इसके अंदर उन्होंने क्या कर दिया कि जो ये तमिलनाडु के द्वारा जो एक्ट पास किया गया था, उनको 9th शेड्यूल में रख दिया। और 9th शेड्यूल में रखने का मतलब क्या था कि यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू से क्या करना है कि उससे डिप्राइव करना है, कि यानी सुप्रीम कोर्ट जो है यहाँ पर उसका रिव्यू नहीं कर पाएगी, इसलिए उन्होंने 9th शेड्यूल में इसके अंदर रख दिया। क्योंकि काफ़ी सारे जो एक्ट हैं वो 9th शेड्यूल में रख दिए जाते थे गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि 9th शेड्यूल के अंदर इसके अंदर ये प्रोविज़न किया गया था कि जो भी मैटर 9th शेड्यूल के अंदर रखा जाएगा, जो सुप्रीम कोर्ट है उसको जो है रिव्यू नहीं कर पाएगी, यानी वो देख नहीं पाएगी ये एक्ट सही है कि नहीं है। और इस एक्ट के अंदर क्या था कि जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है, जो ये कैरी फॉरवर्ड रूल का प्रयोग करते हुए उन्होंने क्या किया था कि रिजर्वेशन जो है वो 69% तक बढ़ा दिया था, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि ये जो है 50% से इसकी सीलिंग ज़्यादा नहीं हो सकती। तो तमिलनाडु के अंदर वो जो है 69% तक चला गया था। इसलिए जो है इस एक्ट को बचाने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने अलग से एक अमेंडमेंट एक्ट पास किया। तो देखिए आगे बात करते हैं कि रिजर्वेशन फॉर EWS इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी EWS के लिए रिजर्वेशन जो की गई है उसके बारे में। तो देखिए ये भी हमने अभी पीछे देखा था कि 103 जो है एक्ट अमेंडमेंट एक्ट है वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पास किया गया 2019 के अंदर, और जिसके अंदर प्रोविज़न किया गया है कि जो EWS सेक्शन है उसको 10% जो है रिजर्वेशन दी जाएगी सिविल पोस्ट और सर्विस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो देखिए यहाँ पर जो है जितने वैकेंसी निकलेंगे उसमें से 10% जो है वो EWS सेक्शन को रिजर्वेशन देने की बात की गई है। तो देखिए इसके अंदर जो EWS सेक्शन है, इसके अंदर जो SC ST OBC जो रिजर्वेशन दी गई है उसको इसके अंदर जो है इंक्लूड नहीं किया जाएगा।
इसका जो क्राइटेरिया है वो ऑलरेडी हम आर्टिकल जो 15 है उसके अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि किनको ईडब्ल्यूएस के अंदर काउंट जो है इंक्लूड किया जाएगा। तो देखिए आगे अगर हम बात करें कि जो ईडब्ल्यूएस की जो कंडीशन है कि यहाँ पर जो कंडीशन रखी गई हैं ईडब्ल्यूएस के लिए और इस तरीके से रिजर्वेशन देने की जो बात की गई है, तो देखिए यहाँ पर जो है कुछ एक जो पोस्ट है उनको यहाँ पर क्या किया गया, एग्जम्प्ट किया गया है, कुछ एरिया को एग्जम्प्ट किया गया है कि वहाँ पर जो है इस तरीके की जो रिजर्वेशन है वो अलाउड नहीं की जाएगी। वो किस लिए, तो देखिए वो कौन कौन सी पोस्ट हैं, तो देखिए पोस्ट जो कि ग्रुप ए के अंदर आती है, ग्रुप ए के अंदर जो लोअर ग्रेड से ऊपर वाली जो पोस्ट है, यानी लोअर ग्रेड को छोड़कर जो कि ग्रुप के ए के अंदर जो काउंट होती हैं लोअर ग्रेड की जो पोस्ट हैं, उनको छोड़कर उससे अबोव अगर जाना है तो वहाँ पर आपको इस तरीके की कोई भी रिजर्वेशन नहीं दी जाएगी। इसके साथ साथ अगर बात करें जहाँ पर साइंटिफिक और टेक्निकल नॉलेज की ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसे कि इन टर्म ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरिएट ऑर्डर, यहाँ पर देखिए अगर आपको टेक्निकल और जो साइंटिफिक जो पोस्ट है तो ये देखिए वहाँ पर हाई क्वालिफिकेशन की ज़्यादा ज़रूरत होती है और नॉलेज की ज़रूरत होती है। तो ऐसे केसेस में आपको जो है वहाँ पर इस तरीके की जो रिजर्वेशन है वो अलाउ नहीं की जा सकती। इसके साथ साथ कुछ एक पोस्ट हैं जहाँ पर अगर हम बात करें कि रिसर्च वगैरह कंडक्ट करनी है, तो यहाँ पर देखिए ऑर्गेनाइज करनी है, गाइड करनी है और डायरेक्टिंग रिसर्च, तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी ज़्यादा जो है डीपली नॉलेज की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर भी इस तरीके की रिजर्वेशन को अलाउ नहीं किया जाएगा। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 17 के बारे में, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो देखिए अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस जो है काफ़ी टाइम से, पुराने टाइम से ये जो है हमारी सोसाइटी के अंदर प्रेवलेंट रही है। अब इसके लिए जो है इसको एक पुनिशेबल ऑफेंस बना दिया गया है, यानी अगर आप इस तरीके की जो प्रैक्टिस अगर अपनाते हैं तो आपके खिलाफ जो है यहाँ पर कार्रवाई हो सकती है। तो देखिए इसके लिए जो एक्ट है अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955 के अंदर पास किया गया था। बाद में 1976 के अंदर इसको नाम चेंज करके इसको अमेंड कर दिया गया और इसका नाम चेंज करके प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 जो है इसका नाम रख दिया गया था। तो देखिए ये जो हमारा किसके अंदर आता है, आर्टिकल 17 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता है, जो कि डिफेंड करता है सिविल राइट्स को। जो भी पर्सन के साथ अनटचेबिलिटी का व्यवहार होता है तो उनके सिविल राइट्स को क्या करता है, ये डिफेंड करता है। तो देखिए अनटचेबिलिटी जो टर्म है इसको कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रख सकते हैं क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है। ये ओनली मेंशन की गई है टर्म, लेकिन इसको डिफाइन नहीं किया गया है कि आप अनटचेबिलिटी के अंदर क्या चीज़ काउंट करेंगे। लेकिन मैसूर हाई कोर्ट के अंदर जो है आर्टिकल 17 के अंदर बताया गया कि जो अनटचेबिलिटी है एक तरीके से जो हमारी एंशियंट हिस्ट्री के अंदर जो हमारी प्रैक्टिस में रही है वो एक तरीके से उसको अनटचेबिलिटी मानते हैं, यानी उसकी कोई अलग से जो है डेफिनेशन यहाँ पर नहीं दी गई है। और इसके अंदर अगर हम बात करें कि अनटचेबिलिटी के अंदर जो सोशल बाइकआउट होता है उसको काउंट नहीं किया जाएगा। यानी आजकल जो अगर हम देखते हैं विलेजेस के अंदर या खाप पंचायतें वगैरह जहाँ पर होती है, या फिर कुछ लोग क्या करते हैं गाँव के अंदर, तो वो कुछ एक परिवार का बहिष्कार कर देते हैं, सोशल बाइकआउट कर देते हैं, या रिलीजियस जो सर्विसेज हैं उनसे उनको एक्सक्लूड कर देते हैं, तो उन लोगों को यहाँ पर काउंट नहीं किया जाएगा। इसके अंदर अनटचेबिलिटी के अंदर उनको काउंट नहीं किया जाएगा। तो देखिए जो आर्टिकल 17 जो है ये आपको जो है प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ भी जो है मिलता है, यानी अगर कोई प्राइवेट पर्सन है वो भी आपके खिलाफ इस तरीके का व्यवहार करता है तो वो भी जो है उसके खिलाफ भी आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये स्टेट के खिलाफ भी आपको मिलता है ये राइट, और प्राइवेट जो इंडिविजुअल्स हैं उनके खिलाफ भी आपको मिलता है। अब बात करते हैं आर्टिकल 18 के बारे में। 18 के अंदर बात की गई है अबोलिशन ऑफ टाइटल्स, यानी जो टाइटल्स जो लोगों के द्वारा हेल्ड किए जाते हैं उनको अबोलिश करने की बात की है, ताकि जो लोग अपने साथ अपने नाम के साथ जो टाइटल जोड़ते हैं वो उनको जो है बाकी लोगों से अलग ना दिखाएं और सभी जो है इक्वली स्टेट की नज़रों में ट्रीट किए जाएं। तो देखिए इसके अंदर ये प्रोहिबिट करता है आर्टिकल जो 18 है, प्रोहिबिट करता है कि स्टेट किसी को भी किसी तरीके का कोई भी टाइटल जो है वो नहीं देगा। अब इसके अंदर चाहे वो सिटीजन है या फॉरेनर है, एक्सेप्ट मिलिट्री और एकेडमिक, यानी मिलिट्री के अंदर आपको टाइटल दिए जा सकते हैं और एकेडमिक के लिए आपको टाइटल दिए जा सकते हैं, लेकिन बाकी के लिए आपको कोई भी टाइटल जो है आप यूज़ नहीं कर सकते। तो देखिए इसके साथ साथ ये प्रोहिबिट करता है सिटीजन ऑफ इंडिया को कि वो किसी भी टाइटल को एक्सेप्ट नहीं करेगा, कहाँ से, किसी भी फॉरेन स्टेट से, यानी किसी भी फॉरेन स्टेट से जो है कोई भी सिटीजन जो है वो क्या नहीं कर सकता, कोई भी टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इसके साथ साथ अगर एक फॉरेनर भी है, अगर फॉरेनर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर रहकर काम कर रहा है,
यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर रहकर काम कर रहा है, तो वो भी जो है जब तक प्रेसिडेंट परमिशन नहीं देगा किसी भी फॉरेन स्टेट से, वो भी कोई टाइटल जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इसके साथ साथ कोई भी सिटीजन, इंडिया का जो सिटीजन है या फॉरेनर है जो कि हमारी स्टेट के अंदर काम कर रहा है, यानी हमारी गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहा है, और उसको जो है सारी की सारी जो सैलरी वगैरह, एमोल्यूमेंट वगैरह हमारी गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाते हैं, तो देखिए वहाँ पर भी जो है अगर फॉरेनर और सिटीजन को, दोनों को अगर कोई भी टाइटल किसी फॉरेन स्टेट से लेना है तो वहाँ पर भी प्रेसिडेंट की अनुमति आपको लेनी होगी। विदाउट प्रेसिडेंट की कंसेंट के आप जो है किसी भी फॉरेन स्टेट का कोई भी टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो देखिए अगर हम बात करें कि जो ये टाइटल्स हैं वो हेरिडिटरी होने चाहिए, जिनको अबॉलिश करने की बात की गई है ये हेरिडिटरी हैं, जैसे कि महाराजा, राज बहादुर, राय बहादुर, राय साहब, दीवान बहादुर, इस तरीके के जो टाइटल हैं इनको जो है यहाँ पर बैन किया गया है आर्टिकल 18 के अंदर, कि आप जो है बाकी लोगों से अलग दिखाई ना दें और आपको जो है बाकी लोगों के साथ इक्वली ट्रीट किया जाए। तो आप अपने नाम के साथ इस तरीके के जो है टाइटल नहीं जोड़ सकते, जो कि पुराने टाइम पर यूज़ होते थे। इसके साथ साथ देखिए 1996 के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट की ने एक जजमेंट दी है इसके बारे में, जो नेशनल अवार्ड हैं जैसे कि हमारे भारत रत्न है, पद्म विभूषण है, पद्म भूषण और पद्म श्री, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनको टाइटल के अंडर जो है इंक्लूड नहीं किया जाएगा, यानी ये अवार्ड्स हैं हमारे, इनको जो है किसी तरीके के टाइटल के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा लेकिन आप इनको अपने नाम के साथ नहीं जोड़ सकते, ना ही आप आगे इनको जोड़ सकते हैं ना पीछे जोड़ सकते हैं। आपने अवार्ड जीता है ठीक है आप बता सकते हैं, लेकिन ये अपने नाम के साथ आप जोड़कर कहीं पर नहीं लिख सकते, अदरवाइज आपके जो अवार्ड हैं वो फॉरफिट कर लिए जाएंगे, यानी आपसे छीन लिए जाएंगे। अब देखिए ये जो नेशनल अवार्ड हैं ये 1954 में इनिशिएट किए गए थे, 1954 में स्टार्ट हुए। उसके बाद जनता पार्टी जो गवर्नमेंट है इन्होंने, जो कि मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट थी, इन्होंने 1977 के अंदर इनको डिसकंटिन्यूड कर दिया था। उसके बाद इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट आई है 1980 के अंदर, उन्होंने दोबारा से इनको फिर से रिवाइव कर दिया। तो इस तरीके से जो हमारे नेशनल अवार्ड हैं, नेशनल अवार्ड के अंदर हमारे कौन कौन से आते हैं, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री। तो इनको जो है आर्टिकल 18 के अंदर जो टाइटल्स हैं उनके अंदर इनको इंक्लूड नहीं किया जाता, वो सिर्फ आर्टिकल 18 जो है वो प्रोहिबिट करता है ओनली हेरिडिटरी टाइटल। तो हेरिडिटरी टाइटल को जो है ये अबॉलिश करता है, ना कि ये वाले टाइटल जो आपने जो कि नेशनल अवार्ड के रूप में मिले हैं। लेकिन आप इनको भी क्या नहीं कर सकते, आप इनको भी अपने नाम के आगे या पीछे जो है वो लगाकर डिनोट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमारा जो है फर्स्ट पार्ट जो है यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। आगे के जो राइट्स हैं हमारे अगले पार्ट्स के अंदर कवर किए जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड गॉड ब्लेस यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.